दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 20 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 20 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में इस वीडियो में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति के नेतृत्व किसने किया है? सही आंसर है सी, रामनाथ कोविंद जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत के। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कराना है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव, फिर स्थानीय निकाय चुनाव में। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत कितना था? सही आंसर है बी, 59%। आइए ऑप्शन है बी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 18 सितंबर 2024 को जम्मू और कश्मीर में 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान हुआ, जिसमें लगभग 59% मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाग लिया। 7 जिलों पुलवामा, शोपिया, कुलगांव, किश्तवाड़, अनंतनाग, रामबन और डोडा के 24 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। युवा और महिला मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साह और विश्वास दिखाते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर संभाग में कुल गांव में सबसे अधिक 61.57% मतदान हुआ, जबकि जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में 23% मतदान हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों से मुख्य रूप से कौन सा समूह प्रभावित हुआ था? सही आंसर है बी, हिजबुल्लाह सदस्य, ऑप्शन है बी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। लेबनान में विस्फोटों की एक श्रृंखला में हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेडहेल्ड पेजर और रेडियो को निशाना बनाया गया है। ये विस्फोट बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान जैसी जगहों पर हुए, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए और 450 से अधिक घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आरोप लगाया, लेकिन इजराइल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे तनाव बढ़ गया, खासकर जब पिछले अक्टूबर में गाजा संघर्ष बढ़ने के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह सीमा पर युद्ध में लगे हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? सही आंसर है डी, गगनयान स्टेशन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गगनयान कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS-1 और अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है। विस्तारित कार्यक्रम का लक्ष्य अब दिसंबर 2028 तक 8 मिशनों को पूरा करना है, जिसमें BAS-1 का प्रक्षेपण एक प्रमुख लक्ष्य है। गगनयान कार्यक्रम, जिसे शुरुआत में 2018 में मंजूरी दी गई थी, का उद्देश्य कम पृथ्वी की कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण है। इसकी 2035 तक BAS और 2040 तक एक मानवयुक्त चंद्र मिशन स्थापित करने की योजना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
संतोष कश्यप को किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। संतोष कश्यप को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। टीम के प्रदर्शन में सुधार और नए रणनीतिक दृष्टिकोण को लागू करना है। संतोष कश्यप का फुटबॉल कोचिंग में अनुभव और योगदान है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में कितनी राशि की रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? सही आंसर है बी, 38,000 करोड़। अच्छा, उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी जी, याद रखिएगा। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 3800 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में 2800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन रेलवे परियोजनाओं से उड़ीसा में रेलवे का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। थियरी ब्रेटन ने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है सी, यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांसीसी यूरोपीय संघ ईयू आयुक्त थियरी ब्रेटेन ने सोमवार को 16 सितंबर 2024 को ब्लॉक के कार्यकारी निकाय से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और अपनी त्यागपत्र की तस्वीर सोशल नेटवर्क एक्स पर प्रकाशित की। ब्रिटेन के इस्तीफे का कारण यह थी कि वान डेल लेयन ने फ्रांस से व्यक्तिगत कारणों से अयोग्य के लिए अपने नाम को वापस लेने के लिए कहा था और बदले में एक कथित रूप से अधिक प्रभावशाली पोर्टफोलियो देने की पेशकश की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जिम्बाब्वे ने कितने हाथियों को मारने का निर्णय लिया है? सही आंसर है सी, 200। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। जिम्बाब्वे सरकार ने सूखे से प्रभावित समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई है ताकि हाथी का मांस वितरित किया जा सके। जिम्बाब्वे में सूखे के कारण खाद्य संकट है। 200 हाथियों को मारने का निर्णय है। भूख से पीड़ित लोगों को मांस उपलब्ध कराना है। बड़े दुख की बात है, बताइए। हाथियों को भी मारेंगे, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायो राइट्स योजना के 3 घटकों का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है सी, जैव कृषि विस्तार और नवाचार। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। जैव कृषि विस्तार और नवाचार को बायो राइट योजना के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, जिससे विकल्प 3 सही उत्तर बन जाता है। यह योजना जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति पर जोर देती है, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देती है और टिकाऊ जैव विनिर्माण को बढ़ावा देती है। इस योजना का उद्देश्य भारत को जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाना, 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। HCL टेक को टाइम मैगनीज की किस सूची में नंबर 1 स्थान मिला है? सही आंसर है बी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनी HCL टेक को टाइम मैगनीज ने 2024 में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारत की शीर्ष कंपनी का दर्जा दिया है। नोएडा स्थित इस कंपनी ने पेशेवर सेवा श्रेणी में वैश्विक शीर्ष 10 सूची में स्थान हासिल किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS किस इसरो मिशन के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है बी, गगनयान कार्यक्रम। आइए की पॉइंट देख लेते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस इसरो के गगनयान कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ में जाएगा। गगनयान कार्यक्रम दिसंबर 2018 में मंजूरी दी गई थी और इसका उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्च करना है, जो आगे के अंतरिक्ष अन्वेषण की नींव रखता। बीएएस का विकास गगनयान कार्यक्रम के एक प्रमुख घटक है, जो इसके दायरे को लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष मिशन और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना तक बढ़ाता है। बीएएस का पहला मॉड्यूल दिसंबर 2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें 2035 तक एक परिचालन अंतरिक्ष स्टेशन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट्स के दौरान आयोजित पाक कला प्रतियोगिता का नाम क्या है? सही आंसर है डी, स्वाद फूड। ऑप्शन है डी राइट आंसर। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में पाक कला प्रतियोगिता का नाम स्वाद सूत्र है। स्वाद सूत्र की पूरे भारत क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें देश की समृद्ध पाक कला विविधता पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विभिन्न भारतीय राज्यों के स्वादों, खाना पकाने की परंपराओं पर ध्यान आकर्षित करना है। यह आयोजन एक जीवंत पाक कला प्रदर्शनी में प्रतिभागियों को शामिल करके वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के आकर्षण को बढ़ाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारतीय शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन वीओएम को किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? सही आंसर है डी, 2029 तक। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च करने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शुक्र ग्रह के वायुमंडल, सतह और उपसतह की स्थिति का ध्यान अध्ययन करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष यान के विकास प्रक्षेपण का नेतृत्व करेगा। मिशन वैज्ञानिकों को शुक्र पृथ्वी दोनों के विकासवादी मार्गों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करेगा। ग्रह विज्ञान मूल्यवान डेटा का योगदान करेगा। 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिशन में इसरो, भारतीय उद्योगों, शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग शामिल होगा, जो अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के अवसर प्रदान करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। रक्षा उद्योग सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला पश्चिम एशियाई देश कौन सा बन गया है? सही आंसर है बी, संयुक्त अरब अमीरात। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रक्षा निर्माण सोसाइटी एसआईडीएम ने यूएई के एमिरेट्स डिफेंस कंपनीज काउंसिल ईडीसीसी और एच ग्रुप के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अबू धाबी में आयोजित भारत यूएई रक्षा उद्योग भागीदारी मंच का हिस्सा था। एमओयू का उद्देश्य रक्षा निर्माण में सहयोग बढ़ाना है, जिसमें मानव रहित प्रणालियों और अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म का संयुक्त विकास शामिल है। ये एमओयू भारत यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। पीएमबीआई ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ए, कोल इंडिया लिमिटेड। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। ये जन औषधि केंद्र कोयला क्षेत्रों, चयनित अस्पतालों या कोल इंडिया द्वारा तय किए गए अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थित होंगे। इस पहल का लक्ष्य कोल इंडिया से जुड़े कार्यबल और समुदायों को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं प्रदान करना है, जिससे आउट ऑफ पॉकेट खर्च कम करने और इन क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई में भारत का रैंक क्या है? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? दोस्तों इस आंसर का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।